नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर से अपन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बीच में इलेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हुई क्लासेस, फिर दीपावली आ गई और फिर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, जो आप सभी जानते हैं, आपको बता दिया था। लेकिन आप सभी की दुआएं असर की है और रिकवरी होकर और वापस मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक अपन ने चौहान वंश के अंदर बहुत सारा पढ़ लिया है, सब कुछ। मैन जो अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जहां से सवाल बनते हैं वो पढ़ चुके हैं। अब कुछ सवाल यहां से भी बनते हैं जो जालोर के चौहान में अपन को पढ़ने हैं, या जालोर के चौहान वंश की अपन यूं समझे कि दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहे। ज्यादातर प्रश्न जो है वहां से बनते हैं। यदि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करें तो उसमें भी सवाल दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध से पूछे जाते हैं। प्रारंभिक शासक बहुत कम पूछे जाते हैं, और वो भी पूछ लेते हैं ना, तो उसमें भी यही पूछा जाता है कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये किस सल्तनत कालीन शासक के समय थे, ये सारे इस तरीके से ही पूछे जाते हैं रहे। ठीक है, एक्चुअली ये क्लास जो है ये भी मैं 4 दिन पहले रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन जब लास्ट 5 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करनी बाकी थी तब लाइट पूरी गई भी नहीं, डिम हुई। डिम होने से क्या, इन्वर्टर ने बैकअप लिया नहीं और वो क्लास हो गई करप्ट। तो ये वापस से रीशूट करके देनी पड़ रही है। काफी सारी परिस्थितियां निकलती है। परीक्षा आप लोगों की नहीं, परीक्षा हम लोगों की भी होती है, जो हो रही है। चलिए, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जालोर के चौहान। जालोर के चौहान के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो ये समझो कि जालोर और सिवाना साथ साथ ही पढ़ना होता है। गढ़ सिवाना जिसको कहते हैं, वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर आता है। जिले परिवर्तन के बाद कुछ स्थान हिस्ट्री में चेंज हुए, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ज्यादा फर्क पड़ेगा कहाँ, ज्योग्राफी में, भूगोल में पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपन पहली स्लाइड पे। जहां पहली स्लाइड पे आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शासक और प्रारंभिक शासकों के अंदर यदि आप ये कह दो ये कि ये शासक जो है, आप 2 पेज पढ़ोगे तो भी कंक्लूजन या सार जो निकलेगा या नोट्स जो बनेंगे वो यही बनेंगे जो आपको स्लाइड पे दिखेंगे। ठीक है, अब प्रारंभिक शासक से पहले थोड़ा सा अपन चले चौहान वंश की शाखाओं पे वापस, कि चौहान वंश की शाखाएं कैसे हुई थी। तो जालोर की शाखा की स्थापना करने वाला जो चौहान शासक था वो कौन था, कीर्तिपाल। कौन था, कीर्तिपाल। अपन ने कहा भी था, ट्रिक में मैंने आपको बताया था, जा कीर्ति फैला। क्या बताया था, जा कीर्ति फैला। इस तरीके से याद करवाया था आपको। तो कीर्तिपाल ध्यान रखना है, और आप लोगों को ये तो बिल्कुल ही याद होगा कि कितु एक महान शासक। किसने कहा, यह ध्यान रखना कि किसने कहा, मुहणोत नैणसी ने कहा। किसने कहा, मुहणोत नैणसी ने कहा है। अब मुहणोत नैणसी कीर्तिपाल के समय नहीं था, इसके दरबार में नहीं था, लेकिन था कहां, मारवाड़। और जालोर और ये सारे कहां आते हैं, मारवाड़ के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मारवाड़ जसवंत सिंह जी के समय था, लेकिन इसके बारे में कहा है कितु एक महान शासक, और कितु का मतलब है कीर्तिपाल। तो एक सवाल तो यहां से बनता है जो आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान में रख लेना है, और बढ़िया तरीके से मोबाइल की स्क्रीन करो आड़ी, और उसके बाद में पढ़ो। अपना तो यही उसूल है, कमेंट क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में कर लेना। ठीक है, लाइव चैट में जितना कम करो उतना बढ़िया है। अब देखो प्रारंभिक शासक में क्या है, कीर्तिपाल है। कीर्ति फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समर करना पड़ेगा। समर यानी युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के बाद में होगा उदय उसकी शक्ति का। ठीक है, उसकी शक्ति का उदय होगा जो चारों तरफ क्या कर देगा, उसका सामंत, उसके सामंत फैला देगा। ठीक है, यानी कीर्ति फैलाने के लिए समर करना है। समर से नई शक्ति का उदय होगा जो चारों तरफ जो है उनके सामंत स्थापित कर देगा। तो इस तरीके से आप प्रारंभिक शासक याद रख सकते हो। वैसे परंपरागत तरीका है कि डायरेक्ट पढ़ो कि कीर्तिपाल, कीर्तिपाल के बाद समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, सामंत सिंह, डायरेक्ट पढ़ो। या फिर थोड़ा सा मैंने जैसे बताया है वैसे ध्यान से सुन भी लोगे, रटने की तो आवश्यकता है नहीं, ध्यान से सुन भी लोगे तो याद हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रारंभिक शासकों में। जालोर के अंदर जो शाखा थी वो थी सोनग्रा चौहान। ठीक है, जालोर, नाडोल यहाँ पे जो थी ये सोनग्रा चौहान वंश की शाखा थी। इनको क्या कहा गया, सोनिग्रा चौहान कहा गया। कीर्तिपाल ने परमाणु से जीतकर जालोर में चौहान वंश की नींव रखी है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत मत है वो यही है कि परमारों से जीतकर चौहान वंश की नींव रखी है कीर्तिपाल ने। ठीक है, यानी इससे पहले जालोर किसके अधीन था, ये परमारों के अधीन था। ठीक है, आओ अगले पे। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करने वाला। दो वैवाहिक संबंध तभी होगा जब आपस में दोनों भिड़ेंगे। बिना भिड़े वैवाहिक संबंध यहाँ राजाओं के होने नहीं है आपस में। जब और गुजरात से सीमा विवाद हमेशा से रहा है,
चाहे अजमेर के चौहान देखो आप, तो भी वहां भीमदेव प्रथम द्वितीय तृतीय अलग अलग रहे, मूलराज प्रथम द्वितीय ऐसे अलग अलग रहे। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कौन से जालोर के चौहान शासक ने करवाया था, तो ये समर सिंह है। किसने करवाया था? समर सिंह। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं लाइनों से बनते हैं, तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, भीमदेव और इनके बीच में समर हुआ तो लीलावती का विवाह कर दिया भीमदेव से। ठीक है, आओ आगे। अब इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद बैक टू बैक ही थे। इनके समय जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह सोनग्रा। और ये प्रश्न बना था कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर में, अभी जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसके अंदर बना था, ये लगभग 2-1 साल पहले एग्जाम हुए थे उसके अंदर। ठीक है, यही बना था कि जालोर का कौन सा शासक था जो इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन था। ठीक है, उदय सिंह सोनग्रा। उत्तर में क्या था? उदय सिंह सोनग्रा। और ये का ये आपको याद रखना है, उदय सिंह। अब ज्यादातर अपने दिमाग में ये आ जाता है, जैसे ही अपन उदय सिंह नाम पढ़ते हैं ना, तो उदय सिंह तो मेवाड़ वाले थे, ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि उत्तर यही है, उदय सिंह। अपने दिमाग में जालोर के लिए ज्यादातर जो शासक दिमाग में रहता है वो कानड़ देव, क्या? हाँ, कानड़ देव था, बस इसके ज्यादा अपन दिमाग लगाते ही नहीं। जबकि उदय सिंह सोनग्रा इनके समकालीन था, कानड़ देव से पहले प्रारंभिक शासकों के अंदर। तो जब मैं इतना जोर दे रहा हूं तो निश्चित रूप से प्रश्न कहीं ना कहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ध्यान रखना, चाचिक देव के समकालीन कौन थे दिल्ली में? नसरुद्दीन महमूद और बलबन। ये दोनों समकालीन किसके थे? चाचिक देव। ये एक दूसरे के पुत्र ही आई। ठीक है ना, ये समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव। इसके बाद में सामंत सिंह, तो सामंत सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पे सामंत सिंह के बाद में कौन आएगा? कानड़ देव। सामंत सिंह ने कानड़ देव अपने जीवित रहते ही कानड़ देव को गद्दी सौंप दी थी और खुद जो है संन्यास ले लिया था। और ये यहां तक की स्टोरी है प्रारंभिक शासकों में। अब मेन जो अपन को पढ़ना है वो है कानड़ देव सोनग्रा, यानी कि सोनग्रा कहे तो भी चौहान ही है। ठीक है, तो यहां तक ये प्रारंभिक शासकों की गाथा पूरी हुई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया? क्लोज कैसे हो गया? पीडीएफ वापस से शेयर करता हूं, रुको। तो यहां तक प्रारंभिक शासकों वाली जो अपनी बात है वो पूरी हो चुकी है। और अब चलते हैं अपन कानड़ देव, यानी कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष है। आपने फिरोजा विरमदेव की जो कहानी सुन रखी है, पढ़ रखी है, वो चीज। हालांकि विरमदेव और फिरोजा वाली कहानी इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी बालकों का इंटरेस्ट जो है ऐसी कहानियों में रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं कानड़ देव चौहान। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कहें अगर इन सभी शासकों के अंदर, तो वो कानड़ देव ही था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को खुली चुनौती देने वाला जो शासक था वो कानड़ देव था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली। 1305 में ये शासक बन गया था और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। 1305 में ही पहला जो है आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी जालोर पे करता है। लेकिन अब क्या होता है वो देखो, मैं बताता हूं। समकालीन शासक पहले याद रखना अलाउद्दीन खिलजी है, और अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले जो ग्रंथ है वो कानड़ देव प्रबंध और विरमदेव सोनग्रारी बात, ये मुख्य है। ठीक है, विरमदेव सोनग्रारी बात ये लिखे किसने है? पद्मनाभ ने, पद्मनाभ। ठीक है, इसके ग्रंथ है। इसके अलावा फारसी इतिहासकार यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आए वो भी थे, जैसे कि तारीख फरिश्ता और अमीर खुसरो बर्नी, इनकी जो है रचनाओं से ये भी जानकारी मिलती है जालोर वाले इनकी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जहां जहां संघर्ष किया वो सारी जानकारियां मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1305 के अंदर ही, ठीक है, आक्रमण कब है? 1305 में। ये पूछेगी सबसे पहला आक्रमण कब किया, तो 1305 ही ध्यान में रखना है। और भेजा किसको? ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा है। ठीक है, 5 में भेजा किसको है? मुल्तानी को भेजा है। अब ऐन उल मुल्क मुल्तानी आता है यहां पे। अब मैं इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा इनके बीच में संघर्ष के कारण क्या क्या थे। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच संघर्ष के कारण क्या क्या थे। हमेशा दो राजा भिड़ेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण होगा वो यही होगा कि साम्राज्य का विस्तार करना है। भाई अलाउद्दीन खिलजी देखेगा कि मुझे मेरे साम्राज्य का विस्तार करना है, कानड़ देव देखेगा कि मेरा साम्राज्य विस्तार हो, इनका साम्राज्य यहां तक नहीं आए, यानी सीमा विवाद। दूसरा जो कारण है कि जालोर व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था, यदि गुजरात जाना है या इस तरफ कहीं भी जाएंगे तो जालोर बीच में पड़ता था।
तीसरा जो कारण था, एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से निकल रही थी, गुजरात के लिए जा रही थी, तो उनके सैनिक जो थे वो यहाँ पे बताते हैं कि आराम करने के लिए रुके और ऐसे मतलब मांगने रास्ता मांगा, तो इन्होंने मना कर दिया कन्नड़ देव ने कि मैं मूर्ति भंजक और बुद्ध शिखन को रास्ता नहीं देता हूँ। ठीक है, बुद्ध शिखन यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ते हैं, गौ मांस खाते हैं, उनको मैं रास्ता नहीं देता हूँ। तो इस तरीके से मना कर दिया। फिर इन्होंने दूसरा रूट लेके चले तो गए, लेकिन ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो उसने कहा कि इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, अभी नहीं बाद में। वापस जब सेना लौट रही थी, इसी रास्ते से लौट रही थी, तब कान्नड़ देव के सैनिकों ने हमला करके इनकी सेना को लूट लिया। वैसे भी इनकी सेना में लूट के लिए, लूट का जो धन होता है उसको खुम्स कहा जाता है, लूट के लिए जो है आपस में नवीन जो मुसलमान थे यानी कि मंगोल और ये उलूग खान, नुसरत खान वगैरह ये सब आपस में भिड़ रहे थे, तभी जालोर के सैनिकों ने हमला करके इनसे लूट लिया। बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूट के, शिवलिंग को तोड़ के जो 5 पत्थर लेकर आए थे वो भी इन्होंने लूट लिए थे। तो निश्चित रूप से अब झगड़ा होना ही था। तो ये विवाद के कारण रहे। फिर आता है एक तात्कालिक कारण, जो इतिहासकार, देखो किंवदंती के अनुसार भी कह सकते हो, इतिहासकार बताते भी हैं, जैसे कि कान्नड़ देव, ये वीरमदेव सोनगरारी बात और कान्नड़ देव प्रबंध, और इसके अंदर बताते हैं कि फिरोजा और वीरमदेव, ठीक है, इनके बीच में मतलब फिरोजा वीरमदेव से एक तरफा प्यार करती थी, एक तरफा प्रेम करती थी, और वीरमदेव जो है विजातीय यानी कि विधर्मी से विवाह नहीं करना चाहता था। और ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है, अलाउद्दीन खिलजी भी ऑफर देता है, लेकिन वो वीरमदेव मानता नहीं है। फिर बाद में युद्ध की स्थिति आती है, ये भी बातें बताते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे 1305 में क्या हुआ। देखो 1305 में जब ऐनुल मुल्क मुल्तानी जो है यहाँ पे आक्रमण करता है, तब ये कान्नड़ देव से मीटिंग करता है कि कान्नड़ देव को कहता है कि आप जो है हमसे संधि कर लीजिए, मैं आपको दिल्ली लेकर चलता हूं, वहां पे आपके साथ में गौरवपूर्ण संधि की जाएगी। इसको गौरवपूर्ण संधि का लालच देके, लोभ देके वहां पे ले जाया गया, यानी कि आपके मान सम्मान, आत्मसम्मान के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और आपको सिर्फ ये समर्थन देना है कि हाँ ठीक है, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन है तो है, मुझे कोई नहीं, मैं तो ठीक है इनके साथ में शासन कर लूंगा। तो कान्नड़ देव ने सोचा चलो ठीक है। जब दिल्ली दरबार में कान्नड़ देव उपस्थित होता है, तब बड़े दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है सिक्खी बगाड़ता है खुद की। वो मारवाड़ी में क्या बड़े घर है खुदरी कि राजपुताने में या राजपूतों के अंदर ऐसा कोई शासक नहीं था जो मेरे सामने सिर उठा के खड़ा हो सके या मुझे चुनौती दे सके। अब कान्नड़ देव क्या चुनौती मैं दी उड़ी, मैं तेरी सेना ने लूटी उड़ी, बिंगे बाद भी तू यूं कह रही हो, ठीक है वो तो मन संधि रो लालच देर ले रहे हो, लोभ देर, बाकी मैं आत्मसम्मान रे हाथ समझो तो थोड़ी करा। पर उस समय दरबार में तो नहीं बोला, लेकिन कान्नड़ देव को ये बात अखर गई, और कान्नड़ देव जो है वहां से चुपचाप फिर बाद में निकल लेता है कि इससे बाद में निपटेंगे। वहां से निकल लेता है। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है, तो क्या राजा जी तो बिना बताए चले गए, यानी कि अब राजा जी से युद्ध करना पड़ेगा। इसी दरमियान जो है जब कन्नड़ देव दिल्ली जाता था, तब इनका पुत्र जो है वीरमदेव वो भी साथ साथ जाता था। तो वीरमदेव डील डॉल में, कद काठी में बहुत ही हष्ट पुष्ट और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का था, जिसे फिरोजा ने देख लिया। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, और फिरोजा वो कहते हैं वन साइड लव, वो वाली एक नजर का जो प्रेम होता है वो हो गया, और फिरोजा ने मन ही मन मानस बना लिया कि विवाह करूंगी तो मैं सिर्फ वीरमदेव से करूंगी। वीरमदेव तक ये बात पहुंचाई, लेकिन वीरमदेव नहीं माना। वीरमदेव ने सीधा स्पष्ट मना कर दिया कि मैं विधर्मी से विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू ये बात वीरमदेव तक पहुंचाई गई कि भाई फिरोजा तो यही चाहती है, तो पहला तो फिरोजा ने समझाई क्या यूं मत कर, क्या मतलब है, मैं तेरे और जगह की सुल्तान राजकुमार करा दूं। फिरोजा ने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगी विवाह तो सिर्फ वीरमदेव से ही करूंगी, या फिर करूंगी नहीं। तो बाद में वीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी ने भी रिक्वेस्ट की वगैरह, लेकिन नहीं माना। तो फिर बाद में कहा कि अब तो इसको जीत कर विवाह करवाएंगे। लास्ट में वीरमदेव वाली स्टोरी में यही खत्म कर देता हूं। देखो लास्ट में जब आक्रमण कर लेते हैं, जालोर को जीत लेते हैं, वीरमदेव जो है मारा जाता है युद्ध के अंदर, मतलब खुद को ही कटार घोंप देता वो, ताकि मैं इनके हाथ नहीं आऊं और ये फिरोजा से विवाह नहीं करवाए, मेरा जो प्रण लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ वो टूटे नहीं। बाद में जो है वीरमदेव का कटा हुआ सिर लेकर दिल्ली जाते हैं ये, और फिरोजा को देते हैं कि भाई ये तो मर गया, आप किसी और से विवाह करना पड़ेगा। बताते हैं कि फिरोजा उस कटे हुए सिर को लेकर यमुना नदी में कूद जाती है और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो ये लव स्टोरी जो है यहीं पे दुखद अंत हुआ इस लव स्टोरी का, क्योंकि वन साइडेड था, एक तरफा। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं। कान्नड़ देव और मुल्तानी के बीच संधि, ये मैंने बता दिया कि गौरवपूर्ण संधि के लिए कहकर वहां लेकर जाता है।
अलाउद्दीन का जो दूसरा आक्रमण था वो 1308 में था, लेकिन बताऊं जालोर को जीतने के लिए वापस वही, जैसे रणथंभौर को जीतने के लिए जाइन को जीतना जरूरी था, वैसे ही जालोर पे अधिकार करना है तो पहले सिवाना पे अधिकार करना जरूरी था, क्योंकि जालोर पे संकट आएगा तो गुप्त रास्तों से शासक जो है सिवाना चले जाते हैं। इसीलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना को, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है सिवाना को। ठीक है, तो पहले इन्होंने सिवाना पे आक्रमण किया, 1308 की बात है, सिवाना पे आक्रमण किया। वहां पे उस समय जो दुर्ग का रक्षक था, ठीक है, दुर्ग का रक्षक शातल देव था। यहाँ पे जिसके नेतृत्व में आक्रमण किया वो था कमालुद्दीन गुर्ग, और इस गुर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बेड़िया। ठीक है, शाब्दिक अर्थ पूछे तो होता है बेड़िया, ऐसा कोई इसको बेड़िया ही नहीं कहते थे, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग, ये ध्यान रखना। और ये जो है शातल देव शिमुर्ग के नाम से इसको बुलाते थे। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक वगैरह। शिमुर्ग एक दुर्गों में जंगलों में रहने वाला एक खतरनाक पक्षी हुआ करता था, जो मतलब शिकार करता था, शिकारी पक्षी हुआ करता था। ये कहते थे कि वो दुर्ग भी ऐसा खतरनाक था, सिवाना का गढ़ सिवाना कहते हैं, कि वहां पे शातल शिमुर्ग रहता है, कि शातल नाम का शिमुर्ग रहता है, उसको जीतना पड़ेगा। तो ये आक्रमण करते हैं, पहले सिवाना पर आक्रमण करते हैं। इसका दुर्गाधिपति यानी दुर्ग किसके अधीन था? शातल देव के अधीन था। ठीक है ना, शातल देव और रानी थी मैना दे। तो यहाँ पे आक्रमण करते हैं। ये दुर्ग ऐसा है जिसको जीतने के लिए मिट्टी का पार्श्विक बनाना पड़ा, यानी मिट्टी का ढेर, दुर्ग के समान मिट्टी का ढेर सामने बनाना पड़ा ताकि हमला किया जा सके, इतनी ऊंचाई पर जो दुर्ग था। ठीक है, अब देखो आओ आगे। अब सिवाना दुर्ग राजस्थान के दुर्गों के अंदर यदि कहें, या राजस्थान के इतिहास के अंदर कहें, यदि गद्दार नहीं हुए होते तो इतिहास कुछ और ही होता। हर जगह गद्दार, रणथंभौर में गद्दार, जालोर में गद्दार, सिवाना में गद्दार, सभी जगह गद्दारों ने जो है गुड़ दी है। यहां पे भी गद्दार। वैसे तो जीता नहीं जा सकता था, ये दुर्ग भी बहुत जबरदस्त बना हुआ था, अंदर खाने पीने की सारी व्यवस्था होती, तो फिर इनको कोई चिंता नहीं थी। बाहर जो दुर्ग के बाहर जो घेरा डाल के सेना बैठी, उनको चिंताएं रहती थी कि खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें, कैसे इन सभी को व्यवस्थित लेकर चलें, उनको चिंताएं होती। कि घेरा लंबा डालते, इतनी सेना लेकर आते थे हजारों में, उनको खाना पीना, वो भी कहा अपने दुश्मन के घर, तो जनता भी सपोर्ट नहीं करती थी। दिखती बात है, समस्या होगी। अब यहाँ पे जो है एक बावले पवार नाम के गद्दार से इन्होंने संपर्क किया और इसने गद्दारी की। इसको बस सभी को यही है, राजा बनने का लालच, सभी को सत्ता का लालच। इसने यहाँ पे एक मामदेव नाम का कुंड है, उसके अंदर गौरक्त और मांस मिला दिया। अब यहाँ के राजपूत शासक जो थे, जहां भी यहाँ राजस्थान के अंदर, वो मतलब सारी चीज मरना कबूल करेंगे, लेकिन ऐसे जो है दूषित चीजें बर्दाश्त नहीं करते। दिखती बात है, अब दुर्ग के दरवाजे खोलने का समय आ गया, और दरवाजे खोलना यानी आगे जो है हजारों की सेना है, लाखों की सेना है, और अपने पास में चंद सेना है। निश्चित रूप से केसरिया करना था, यानी कि केसरिया धारण करके अब जितनों को मार सके उतनों को मार के मरना था। तो यहाँ पे केसरिया कर दिया शातल देव के, और इसमें यहाँ पे जो है जौहर कर दिया मैना दे के नेतृत्व में। ये 1308 की बात है, और इस पे जो हो गया कब्जा किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसे जीतकर इसका नाम रखा गया खैराबाद। ये पूछते हैं चित्तौड़ का खिजराबाद, इसका खैराबाद, जालोर का जलालाबाद, ये पूछकर जो बदल कर जो नाम रखे गए वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है? रानी मैना दे के। और ये सौंपा किसको जीतकर? तो कमालुद्दीन गुर्ग ही आक्रमण करने वाला था, इसी को सौंपा गया। सिवाना को जीतकर नाम क्या रखा गया? खैराबाद रखा गया। ये सारी चीजें डायरेक्ट पूछे जाने वाली, और पशु परिचर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। आसान चीजें पूछी जाएगी आप लोगों को आईएएस लेवल का पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कान्हड़ देव के पुत्र का नाम वीरम देव और अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा, और इनकी स्टोरी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। निश्चित रूप से अब जालोर पे अधिकार कर लिया है, तो अब बारी किसकी थी? सिवाना पे अधिकार कर लिया है, तो अब बारी किसकी थी? जालोर को जीतने की। कूच करते हैं जालोर की तरफ। ठीक है, 1311 की बात है, 1308 में तो यहाँ पे है। कुछ किताबें 1310 भी बताती है सिवाना वाले को, लेकिन 1308 है। अब जालोर पे आक्रमण करने का समय आ गया, 1311 की बात है। यहाँ पे भी वही स्टोरी है कि इसे भी जीत पाना जो है बहुत ही, मतलब इसके दरवाजे ही कोई आक्रांता नहीं खोल सकता था। ये जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता था। देखो अब इसकी स्टोरी सुनो। जालोर दुर्ग के दरवाजा कोई आक्रांता नहीं खोल सकता था, ठीक है, लेकिन जालोर दुर्ग के जो दीवार थी उसके अंदर एक कमजोर कड़ी थी। अब हर दुर्ग की कुछ ना कुछ कमजोरी भी होती है, तो बहुत कोशिश कर ली, दुर्ग के दरवाजे तो नहीं खोल पाते थे। तब इन्होंने एक वापस गद्दार से संपर्क किया जिसका नाम था बीका दैया।
बीका दैया को कहा कि आपके तो कोई कदर होती नहीं, कान्हड़ देव को कदर अदर करे ही कौन, इतना योग्य सेनापति, इतना योग्य व्यक्ति और उसकी कोई कदर ही नहीं है। हम आपको राजा बनाएंगे, हम कान्हड़ देव को उतार कर गद्दी से आपको राजा बनाएंगे। आप हमें बताओ कि इस दुर्ग की कमजोर कड़ी कहाँ है, कैसे इसके अंदर घुसा जाए। तब बीका दैया कहता है वैसे तो आपको ढूंढने में जिंदगी निकल जाएगी, कमजोर कड़ी मिलेगी नहीं, लेकिन एक राई ऐसा पौधा है जो रातों रात उग सकता है। और उगेगा कहां, पत्थर पे तो उगेगा नहीं, जहां पे कच्ची होगी मिट्टी, यानी मिट्टी होगी वहां से उगेगा, और वो आपको पता चल गई तो उसे तोड़ के अंदर घुस जाना। तब अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति होते हैं वो आसपास के गांवों में घोषणा करवाते हैं कि हमें राई दो। अब राई कोई साथ में तो लेके आए नहीं, राई दो, हम उस राई के वजन के बराबर आप लोगों को सोना देंगे। तो उस समय राई की व्यवस्था हो गई और दुर्ग का कच्चा रास्ता पता लगा के और सुबह जो है आक्रमण कर लेते हैं अंदर। और जब इसके पीछे मैं बताऊं एक स्टोरी और है, जब ये पता चल जाता है, राई की बात हो गई और आसपास के गांवों में पता चलता है कि राई के बदले में सोना मिल रहा है, तो मतलब सुबह उठकर देखते हैं कि किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और सब जो है राइयां लेकर आए, 10-10 बोरी 20-20 बोरी राई लेकर आए। तब फिर ये कहते हैं कि राई और भाव राते भी था, क्या रात को इसके भाव थे, सोना मिल रहा था, अब कोई नहीं, अब तो दुर्ग हमने जीत लिया। अब देखो जब दुर्ग के अंदर आक्रमण होता है उससे पहले बताऊं, बीका दैया जाता है अपने घर, अपनी जो पत्नी होती है उसको ये बात बताता है कि मैंने तो ये बात बताई, अब तू रानी बनने वाली है बहुत जल्द। वो शतरानी, सच्ची शतरानी ठहरी, उसको ये बात सहन नहीं हुई कि राजा से गद्दारी करता है, उसके बाद में रानी बनना है, ऐसा कोई नहीं। उसने बीका दैया को मार दिया, इसकी पत्नी ने। और ये खबर जो है कान्हड़ देव तक पहुंचाती है, जब तक देर हो जाती है और उन लोगों को जो उस दुर्ग की कच्ची दीवार का पता चल जाता है वो अंदर घुस जाते हैं। तो ये यहां तक की स्टोरी थी। तो यहां ध्यान रखना, जालोर दुर्ग का गद्दार कौन था, बीका दैया था। और जालोर दुर्ग में फिर साका होता है 1311 के अंदर ही, कान्हड़ देव के नेतृत्व में साका हुआ, वीरम देव भी मारा गया। और जो रानी थी जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ उसका नाम था जैतल दे। तो इसको याद करना आसान है, जालोर जैतल दे, तो मतलब कंफ्यूज हो गए नहीं आप, जालोर में जैतल दे, ठीक है। जालोर दुर्ग की रक्षा के लिए जो वीर सिपाही शहीद हुए वो थे कंदाई, जैत, उलीचा, अर्जुन, लूणकरण। ये यदि पूछ ले, अच्छा प्रश्न यदि बनाए गहराई से तो ये पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। जालोर दुर्ग का बदला हुआ नाम जो रखा वो जलालाबाद रखा। क्या रखा बदल के? जलालाबाद। सिवाना का क्या रखा था? खैराबाद, ठीक है। संबंधित लोकोक्ति रायोरा भाव राते विदा, और ये मैंने स्टोरी आप लोगों को अच्छे से बता दी, रायोरा भाव राते विदा। ये जालोर के चौहानों से संबंधित जो भी जानकारी थी वो थी, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया? तो ये जालोर के मतलब इससे संबंधित जानकारी थी, ये बता दिया। और ये आप लोगों को बताया था कि दीपावली के समय अपने देखो त्योहार देख के ऑफर नहीं देते, जब भी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तभी दे देते हैं। उसके बाद में ये है कि सोल्ड आउट करनी पड़ती है हमें, तो इतनी इसकी डिमांड रहती है, सर्वर की कैपेसिटी फुल होने से सोल्ड आउट कर देते हैं, उसके बाद उसे कोई नहीं खरीद सकता। तो जिसको भी अभ्यास करना है, अभी भी कोई सोल्ड आउट नहीं किया और प्राइस में भी किसी की बढ़ोतरी नहीं की है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वही है। यदि ज्वाइन करना चाहते हो 1-2 दिन 4 दिन के अंदर कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि जब सोल्ड आउट हो गई उसके बाद सर हमें ज्वाइन करनी थी, हम रह गए, तो फिर वो रह गए वाली बात होगी। नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी तब आप ज्वाइन कर पाओगे, फिर जीजीडी की टेस्ट सीरीज में आप हिस्सा नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी दीपावली अच्छी रही होगी, मेरी तरह बिस्तर पे सोते सोते नहीं निकली होगी। बाकी अब स्वास्थ्य ठीक है तो कोशिश करेंगे कि क्लासें आपकी कंटिन्यू रखी जाए। और कैसी रही आज की क्लास कमेंट करके बता देना। थोड़ी सी वीकनेस है तो शायद एनर्जी लेवल कहीं डाउन लगा हो, बाकी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से और कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।